चलिए आज चालू करते हैं मणिपुर से। मणिपुर मेजरली देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। इनको इन्फ्लुएंस किया जाता है चाइना एंड सेकेंड पोरस बॉर्डर विद म्यांमार। सेकेंडली ये आपका मणिपुर, ऊपर नागालैंड, आसाम, मिजोरम, नीचे त्रिपुरा। ओशन टच नहीं करता है, ओशन टच नहीं करता है किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। तो एंड ऑफ द डे रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स यहां से हो नहीं सकता। तो ये लोग अभी भी डिपेंडेंट हैं। एंड थर्ड, रिगार्डिंग द बैकवर्डनेस, तो जिसकी वजह से इन लोगों को इन्फ्लुएंस करना जो होता है वो काफी इजी हो जाता है। थर्ड, सर्टेन एथनिक डिफरेंसेस। ठीक है, जैसे कि हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं। मंगोलियन रेस एंड ऑल, सो सर्टेन एथनिक डिफरेंसेस भी हैं। बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो भाग है जहां पे अभी भी फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज ingrained है। एंड सेकेंडली it can also help in the diversified cultural relations. Northeast become a critical step when we talk about Asian nations. तो ये सारे उनके मेजर इशू हैं। अब जिसकी वजह से कुछ लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं एंड रिगार्डिंग एक्सप्लॉइटेशन के साथ साथ पुश करते हैं रिगार्डिंग द creation of different kinds of insurgencies groups or something like that। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मणिपुर का। मणिपुर नॉट only the state in northeast that has witnessed the prolonged insurgencies since decades. In fact, Manipur was the most violent state in 2019, according accounting about 57% of the total incident in the region. In 2021, 112 insurgency-related incidents was registered in the state. 9 civilians and 5 security force personnel lost their life. Violence in Manipur is perpetrated by myriad insurgent groups belonging to different ethnic identities like Meiteis, Nagas, Kuki, Zumi, Hamar, Muslims. Manipur first a little bit brief brush with insurgency was recorded in 1948 to 50 when Manipuri communists under the leadership of Hijam Irabot started a struggle against the feudalism. As the matter of the fact, the communist struggle in the state was a part of larger anti-feudal struggle. With the CPI has launched in India between 48 and 51, some of the princely state and the provinces which witnessed such a struggle at the time besides Manipur were Hyderabad, Tripura and Bengal also. So क्या हुआ कम्युनिस्ट रिवेलियन में? अक्टूबर 48 की बात है। ये जो हिजम इराबोत इन्होंने स्टैब्लिश करी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मणिपुर। कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, नॉट अ फुल फ्लेजेड यूनिट। सीपीआई बिकॉज ऑफ इट ओनली district organization committee of the Assam branch of CPI. Be that as it may, Hijam Irabot launched the National Democratic Revolution. इनको revolution चाहिए भाई, to establish communist society free from exploitation. अब एक्सप्लॉइटेशन की तो क्या ही बात करी जाए कि कम्युनिस्ट है तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते। कम्युनिस्ट पार्टी खुद ही मानती है कि भाई इन एन स्टेट वेयर वी हैव अवर ओन स्टेट सिर्फ 1:10 गवर्निंग बॉडी होगी, 9 रेज टू द पावर 9 9 डिवाइडेड बाई 10
इतनी जो पॉपुलेशन होगी वो आपकी रूल्ड बॉडी होगी। तो भाई ऑपरेशन तो फिर भी होगा, कम्युनिज्म के वजह से ऐसा थोड़ी नहीं कि ऑपरेशन बंद हो जाएगा। ये सिंपल सा फंडा रहता है कि इन लोगों को जो है पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है, सोसाइटी सोशल अपलिफ्टमेंट चाहिए होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पावर ग्रैब करने के लिए फर्जी बातें करते हैं, कहते रहते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हम इन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बकवास की बात है। द मेन फोकस ऑफ द स्ट्रगल वॉज टू चेंज द पॉलिटिकल regime थ्रू सोशल रिवोल्यूशन। The objective of this movement was installation of the popular responsible government, Panchayati Raj, revision of the land tenure system, cessation of the forced labor and so forth. बकवास की बात है। कहना ये चाहते हैं कि हम जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए पंचायती राज सिस्टम लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, वो इनके साथ जुड़ेगा कैसे? वादे करेंगे तभी जुड़ेगा। तो ये वादे करते हैं कि पंचायती राज होगा। पंचायती राज का मतलब सिंपल सा ये है कि ओन रूल, सेल्फ रूल होगा। अब इनको लगता है कि अगर कोई आउटसाइड इधर हम लोगों को रूल करेगा तो वो हम लोगों के जो है एस्पिरेशंस पूरे नहीं कर पाएगा, सीधी बात है। और फंड्स कहां से आएंगे? तो they think like it's better to be a small state rather than the part of something big। ये माइंडसेट होता है। सेसेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, फोर्स लेबर बंद करेंगे, ठीक है। आफ्टर मणिपुर स्टेट मर्जर विद द इंडियन यूनियन ऑन 15 अक्टूबर 1949, हिजाम इराबोत स्ट्रोव टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट पीसंट रिपब्लिक, डिसाइडेड टू अंडरटेक आर्म्ड रिवॉल्यूशन। जब बात करके बात नहीं बनती है तो सेकेंड थर्ड पार्टी इनको पैसा देती है, पैसे से ये लोग हथियार खरीदते हैं, आर्म्स खरीदते हैं और चालू कर देते हैं अपनी नौटंकी। To achieve its objective, the CPM raised the Manipur Red Guards Army in 50s, which started training use of arms and guerrilla warfare। खुद भी मरोगे, दूसरों को भी मारोगे, यही सब काम चलता रहता है। The Red Guard Army had a striding force of 32 trained Red Guards, supported by 500 village guards। अब भाई तुमने इन्हीं लोगों के बीच से इनके लोगों को ट्रेन करके उठाया है, so anyway they will support their people ना। Armed with the objective to overthrow the present government in Manipur by the violent means, Red Guard started their terrorist activity, including attacking on Manipur police। अब सिंपल सा फंडा है, अगर आपको एक एरिया रूल करना है तो वो एरिया जिसके कंट्रोल में है, आप सबसे पहले तो उसका कंट्रोल छीनोगे। तो कंट्रोल छीनने के लिए स्टेट का कंट्रोल सिंपल सा होता है, पुलिस होती है, आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आपने उसमें हमला चालू कर दिया। 31 मार्च 1951 में रेड गार्ड अटैक असम राइफल्स। असम राइफल्स आपकी असम की बटालियन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम अफेयर्स दोनों के अंतर्गत आती है। इन मोरंग कैंपू एंड इन्फ्लिक्टेड कैजुअलिटीज ऑन पैरामिलिट्री फोर्स। Besides the armed wing, CPI-M has also created number of front organizations such as Student Federation। अब वहां पे anyway employment मेजोरिटी ऑफ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो स्टूडेंट्स को बहलाना चालू किया, यूथ लिंक लीग करके चालू किया, महिला समिति, पीस कमिटी टू स्प्रेड रेवोल्यूशनरी फेवर इन द स्टेट। हिजाम इरावत ऑल्सो ट्रेवल टू म्यांमार। अब मीटिंग है म्यांमार में हुई इनकी मीटिंग, टू इनलिस्ट द हेल्प ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा। The communist rebellion, however, could not sustain itself for a long as Indian state came down heavily on them. A large number of communist cadres were arrested and tried under Manipur conspiracy trial. The death of Hijam Mirabot in 26 September 51, the decision of CPI to end the armed rebellion and to participate in the electoral process effectively brought an end to the communist rebellion। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीती इंसर्जेंसी चालू की, that petered out। Cause of new insurgencies were laying roots. On one such cause was humiliation of the people felt on the manner in which Manipur state was incorporated in Indian Union। Prior independence, Manipur was having 565 old princely state। हाँ तो भाई इनका लॉस हो गया। They were indirectly ruled by British। When British paramountcy lapsed, Manipur signed instrument of accession to Indian dominion and a standstill agreement। Meanwhile, the state has enacted the Manipur State Constitution, which provided constitutional monarchy with an elected state। इंटरेस्ट हार्म हो गया भाई वहां के राजाओं का।
The state assembly was to be elected on the adult franchise and with the Hill people occupying 36% of the seats of assembly. The Manipur constitution also provided the state council of minister consists of 6 ministers elected by the state assembly and chief minister appointed by the Maharaj in consultation with the elected members of the council. लो भाई कंप्लीट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की भाई। एक महाराज होगा, पावर उसके पास कुछ नहीं होगी, राजा वाजा के पास पावर नहीं होगी, पावर जो होगी वो डेमोक्रेसी के थ्रू होगी या फिर डिक्टेटरशिप के थ्रू होगी। आइडियोलॉजी हम फॉलो करेंगे, महाराज कुछ बोलेगा तो काट डालेंगे, मार डालेंगे, वही सब चलता रहता है क्या। According to the elections of the formations of the government were held in June 48 since not a single party winning majority. Praja Santi Party formed a government in coalition with the Krisik Sangh in the Hilly members. 31 सितंबर 49 को महाराज ऑफ मणिपुर ने साइन कर दिया एग्रीमेंट मर्जर। मणिपुर स्टेट वाज मर्ज्ड विद द इंडियन डोमिनियन। With this merger, Manipur was categorized in Part C and made Chief Commissioner Province. The State Assembly was dissolved when its place Advisory Council comprised of 5 ministers was constituted. अब डिफरेंस क्या हुआ? स्टेट असेंबली को आपने डिसॉल्व कर दिया, एडवाइजरी काउंसिल आपने बना दी उन्हीं 5-6 लोगों को मिला के। तो सिंपल बात होगी, अब इनसे क्या छीना? इनसे रिसोर्स छीन। रिसोर्स मतलब इनसे फंड छीन। आप एडवाइस तो कर सकते हो, लेकिन आप पैसा इन्वेस्ट, आपके पास पैसा नहीं है तो आपका पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा वो कौन जानेगा, वो भारत सरकार जानेगी। The people of Manipur, especially the political elites who enjoyed the popular government before the merger, were discontent with the bureaucratic setup and started agitating for the restoration of the responsible elected government. The union government converted Manipur from Part C state to a union territory and provided the constitution for the territorial council elected through universal suffrage and the Constitution's 7th Amendment Act. The territorial council that has came into existence in 1957 has its jurisdiction only in the rural areas outside Imphal. The limited scope provided to the people of Manipur to fulfill their political aspiration fueled further frustration and discontentment. The masses under the aegis of assembly demanded coordinating committee started agitation for installing a full democratic government and offered satyagraha. In fact, apprehensions that the political agitation for the restoration of the state assembly had gradually slipped into the hand of radical leftist party, and finally in 63 June, the Union government passed the Government of Union Territories Act, which converted the Territorial Council into the Territorial Legislative Assembly, and the Act provided Legislative Assembly 30 elected members and the Council of 3 ministers with the Chief Minister. अब डिमांड इनकी, इनको क्या चाहिए? सबसे पहली चीज इनको चाहिए पावर। पावर के बाद इनको चाहिए इकोनॉमिक कंट्रोल। जिसको ये लोग कहते हैं कि हम सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, और ये डेवलपमेंट की बात करके मासेस को अपने साथ जोड़ते हैं। मेजर इनको चाहिए पावर और इकोनॉमिकल कंट्रोल। बात करते हैं सोसाइटी के, और सोसाइटी अपलिफ्टमेंट की वजह से को जोड़ा जाता है। दूसरी चीज, कुछ लोग तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को होने भी नहीं देते। जो डेवलपमेंट हुआ, अब भाई स्कूल में तुमने जाके ब्लास्ट कर दिया, बच्चे जाएंगे पढ़ने? तुमने हॉस्पिटल में जाके ब्लास्ट कर दिया, ये टेरर फैला रहे हो भाई तुम। तो भाई एज ए नेशन और यूनाइटेड नेशन जिम्मेदारी बनती है कि आप कंट्रोल करो जाके। तो मेती इंसर्जेंसी हुई। द फैक्ट दैट मणिपुर रिमेन्ड यूनियन टेरिटरी बाय द नागास, नागा ने आर्म सक्सेशन मूवमेंट अगेंस्ट इंडिया स्टेट स्टार्ट कर दिया। Got state hold in 1963 rankled the people of Manipur, especially the Meiteis. That dissatisfaction among the Meiteis was already aggravated by the fact that India in 1953 accepted the transfer of Cubao Valley, which according to them formed the Manipur kingdom, was given to Burmese by the British after the Treaty of Yandobo. अच्छा, इस समय माउंटबेटन था, रोल प्ले कर रहा था, अच्छा खासा इलेक्ट हो चुकी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स का कंट्रोल अभी तक खत्म नहीं हुआ था। खिचड़ी बना के गए हैं देश को, क्या बताया जाए। The ranks of discontented political elites were joined by the educated youth who found their economical expiration thwarted
by the large number of non-local held the government positions dominated their economic activities. Lack of the access to the political and economical opportunities propelled the Metis committees politicize their identity and mobilize support for their meaty state building project. अब ये इन्होंने एक मूवमेंट चालू किया. इनके जो मूवमेंट चालू हुआ था उनके दो चीजें थी, दो मांगे थी कि रिवाइवल ऑफ सनमाही, द प्री वैष्णव रिलीजन चालू करो सबसे पहले, फिर सेसेशन इंडिया से हमको अलग करो. The argument forwarded that Hindu India has entailed Metis through Vaishnavism. And after further exploiting them through economic dominance, consequently, several youth organizations, including Pan Manipuri Youth League, was formed to sensitize the youth about the political economic situations and carry forward the movement. भाई हाँ, तुमको जागरूकता फैलाएंगे, हम बताएंगे कि देखो कैसे तुम्हारा दमन हो रहा है, कैसे तुमको दबाया जा रहा है, फिर तुम लोग एकता से हथियार उठा लेना, ठीक है, दमन के खिलाफ. ये चर्चा हुई. It was during this period that November 1964, Arambam Samendra Singh founded United Liberation Front, which aimed to succeed from India through struggle, establish socialist society. काहे की सोसाइटी, क्या सोशलिस्ट, बकवास. उन लोग जो लोग ये बता के गए ना सोशलिस्ट कम्युनिज्म, ये पार्टी वो पार्टी, ऐसा रिवोल्यूशन, बेचारे सबके सब पागल होके मरे हैं. एंड में जाके जिन्होंने ये सारी आइडियोलॉजी दी वो पागल होके मरे हैं. और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सोशलिज्म कहाँ आएगा. सोशलिज्म मार्क्स बोल के गया कि इंग्लैंड में आएगा, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ. अब वहां छोड़ के इंग्लैंड में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी छोड़ के दुनिया भर सोशलिज्म कम्युनिज्म का नारा लेके घूम रही है, ठीक है. उसका कहना था कि रिवोल्यूशन जो आएगा वो आएगा इंग्लैंड में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से वहां पे डोमिनेंस है. अब वहां पे तो नहीं आया, बाकी हर जगह सोशलिस्ट स्ट्रक्चर पैदा हो गया कि भाई फ्यूडल क्लास को सोशलिस्ट क्लास बना दिया. अब फ्यूडलिज्म में क्या, जमीन पे तुम कब्जा करोगे भाई. इंडस्ट्री में तो चलो ठीक है कि गवर्नेंस जो होगी वो लोग देखेंगे, तुम जमीनों पे कब्जा करके जब तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं होगा तो क्या करोगे. और फिर काम कौन करेगा, और जो काम करेगा बिना एक्सप्लॉइट हुए कैसे काम करेगा. एक्सप्लॉइटेशन तो जरूरी है ना प्रोडक्टिविटी के लिए, चाहे वो सरकार करे, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज करें, चाहे कोई भी करे, एक्सप्लॉइटेशन तो होगा भाई. सीधी बात है, अगर आप किसी को पावर देते हो, किसी को अपने ऊपर बैठाते हो, तो ऊपर बैठा हुआ आदमी नीचे वाले को एक्सप्लॉइट करेगा. नीचे वाला खुल के थोड़ी ना काम कर सकता है. तो ये सब फालतू की बातें होती है कि सोशल एटीट्यूड और ये हम डेमोक्रेटिक हैं, फलाने हैं, हम ढिमकाने. ये आइडियोलॉजी कोई मैटर नहीं करती. मैटर क्या करता है, ग्रोथ. ग्रोथ किस टाइप में होनी चाहिए, पहले इकोनॉमिकल ग्रोथ, फिर सोसाइटल ग्रोथ, और फिर उसके बाद होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ. 3 ग्रोथ किसी भी देश को चाहिए होती है, इकोनॉमिकल, सोसाइटल, स्पिरिचुअल. और बाकी सारी चीजें इसी से रिलेटेड है कि इसके रिगार्डिंग अगर आपको ये चाहिए तो आपको सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बनाना करना पड़ेगा, ढिमकाना करना पड़ेगा, ये सब चलता रहता है. Soon the differences amongst its cadre cropped out in December 1968. The more radical group led by ONM Sudhir Kumar broke away from UNLF and established a government in exile called as the Revolutionary Government of Manipur. Revolution. The primary objective of RGM was to liberate Manipur through armed struggle. पहले एक टर्म चलता था, मुस्लिम कहते थे जिहाद, क्रिश्चियंस ने नाम दिया क्रूसेड, हिंदुओं ने नाम दिया धर्म युद्ध. ये सब चलता था पहले. आजकल नया टर्म मोमेंट, रेवोल्यूशन. हम लोग रेवोल्यूशन लाएंगे, रेवोल्यूशनाइज करेंगे, मतलब सेम है. क्या मतलब है इन सब का, कट मर जाओ. सिंपल सा इनका मतलब है. जितने ये सारे बड़े बड़े टर्म चलते हैं ना, इनका मतलब यही होता है, कट मर जाओ. The RGM has elaborate administrative setup including the Home Minister, Finance Minister, Foreign Minister and Army Chief of the Staff with Sudhir Kumar as a General Secretary. The RGM was based in Bangladesh, East
पाकिस्तान with its headquarters Sylhet. अच्छा, उस समय बांग्लादेश भी सपोर्ट कर रहा था इन लोगों को. The cadre of UNLF and RGM carried out series of subversive attacks, especially looting of treasure. देखा, आ गए पैसा लूटने पे. सबसे पहले तो पैसा ही चाहिए. They also reportedly established links with the Naga insurgent. In the response, the security forces conducted counter-insurgency operations. RGM rebels and most of them were arrested while they were trying to cross over to Eastwhile Pakistan. A Bangladesh Liberation Force of 71 ensured that the rebels did not find a safe havens in Eastwhile. इंडिया को बांग्लादेश को सपोर्ट करना इसीलिए जरूरी हो गया था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा डगमगाया गया था. अगर पाकिस्तान कंट्रोल कर लेता उसको तो पाकिस्तान पूरी जो कोशिश लगा देता कि काट दे, चिकन नेक को काट दे. And the final blow to RGM was inflicted when Manipur was granted statehood in 72 after the Northeastern Areas Reorganization Act passed in 1971. With the inauguration of Manipur as a state, the base of RGM was lost and the numbers of its cadre were arrested and incarcerated in Agartala jail. In 72, the Meiteis rebels with no cognizable offense were granted amnesty by Chief Minister Alimuddin. 3 years later, Chief Minister R.K. Borendro Singh granted full amnesty to all of them and gave land and cash in the government rehabilitation policy. अब ये निकले जेल से, including Namappam Vishweshwar Singh along with Sikh other who indoctrinated with Mai's thoughts in the jail, left for Lhasa to seek Chinese assistance. लो, indoctrinated का मतलब होता है सिंपल सा ब्रेन वॉश करना. देखो, ये सब लोग जो है ना, ये सब लोग किताबी सोशलिज्म जानते हैं. ठीक है, किताबी सोशलिज्म का मतलब ये हो गया कि मार्क्स क्या कह के गया, लेनिन क्या कह के गया, फलाने हीगल क्या कह के गया, इनकी बातें फॉलो करते हैं. फ्यूअर के साथ क्या हुआ, आज तक इतने साल हो गए धरती हुए, मनुष्य सभ्यता उभरे हुए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग्स द पीपल. अरे इंसानों की तो बात छोड़ दीजिए, जंगल राज में भी नहीं होता, जंगलों में भी नहीं होता ये सब. जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, आप उसके लिए लोगों को भड़का रहे हो. और लोग भी बिल्कुल छाती चौड़ी करके तैयार है कि हाँ आप तो जान दे देंगे, देश के लिए जान दे देंगे, फलाने के लिए जान दे देंगे, अपनी समाज के लिए जान दे देंगे, अपने परिवार के लिए जान दे देंगे. तो दे दो भाई, तुमको. और जिसने भड़काया वो आखिरी में जाके डील करेगा, हाथ मिलाएगा, पैसा कमाएगा, पॉलिटिकल सीएम बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा और बैठा रहेगा आराम से चौड़े में. और ये लोग बेचारे जाके खट मर रहे हैं. नहीं करना चाहिए, गलत बात. 2 years later, on 25th September 1978, Vishweshwar formed the Revolutionary People Front and its armed wing of People Liberation Army, modeled on Zoemi's PLA, to achieve independence through armed struggle. This was the first underground organization which was openly declared itself as Maoist. Nearly a year earlier, 9 October 77, R.K. Tulachandra founded the People Revolutionary Party at Kellick Park, which was primarily to demand expel outsiders from the Manipur and establish independent Manipur, and UNLF have reorganized itself under Rajkumar Meghana. 1978, these three insurgent organizations started urban guerrilla warfare in Imphal Valley. Another organization, Keglepak Communist Party, was formed in 3rd April 1980 with the twin objective of preservation of Meitei cultures and demand for secession of Manipur from India. Further contributed to the violence up to from 78 to 14 in 79, 36. कौन मर रहा है? आम आदमी मर रहा है. लड़ो जाके, मरो कटो जाके. Meitei's insurgency, however, was partially tackled by the Indian security establishment when it was successful in either elimination or incarceration in a number of top leaders and cadres. Besides counter-insurgency, Operation Split and Surrenders further weakened these insurgents group. At the same time, it would be noted that the fighting capacities of these insurgents, especially the group, remained intact. As a result, while Meitei insurgency did not subside, but after the hiatus of few years, it raised its head again. कुछ दिन दबे रहे, फिर उसके बाद उठा दिया. अरे नहीं, दोबारा चालू करते हैं अपनी लड़ाई, जंग.
अपने कौम के लिए, अपनी जमीन के लिए। A fresh impetus to insurgency in Manipur was received when UNLF-PLA secured the assistance from Kachin Independence Army to arm and train its cadre in 80s. However, KIA ने म्यांमार गवर्नमेंट के साथ जो है वो संधि एग्रीमेंट कर लिया था, ट्रूस। इट विथड्रॉ इट सपोर्ट्स टू इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप। सब अपने अपने फायदे के लिए लड़ते हैं बेचारे। अब क्या बोला जाए, नेताजी लेके आ रहे थे जापान आर्मी के साथ ब्रिटिश पे हमला करने, जापान आर्मी ने बीच में ही विथड्रॉ कर लिया क्योंकि वो अपने मकसद के लिए लड़ रही थी। इट्स अ रियलिज्म, वी आर लिविंग इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि भाई किसी के सपोर्ट, किसी के बेसिस पे जाके हम लोग दुश्मनी करें जाके। इफ यू हैव दैट पावर एंड इफ योर रियल इंटरेस्ट इज गेटिंग हार्डेंड ऑफ सब देन आप उठाइए हथियार, किसने मना किया है? अगर जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आप जानते ही नहीं आप किसके लिए लड़ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, क्या फायदा लड़के? It was the point that UNLF and PLA shifted their bases from Myanmar to Bangladesh. In Bangladesh, these groups received material support from Bangladesh government as well as Pakistan ISI. In addition to the insurgent groups were able to procure arms and ammunition from the black market of Cambodia and South Asian countries. In the early 90s, the three major Metis insurgent group, namely PLA, PRIPAC, and KCP, was also formed a united front of Meti extremists called as Revolutionary Joint Committee to coordinate their secessionist activities to fight as a united front. लो हाथ मिला दिया। The Metis insurgents, who were hitherto confined their activities only to Imphal Valley, gradually started operating in the hills of Manipur. Also, another insurgent group's name as Kanglei Yovol Tanaluk was formed after the merger of various factions of UNLF, PRIPAC, KCP. The objective of KYKL is to rebuild the Manipur society by clearing it from all the vices like immoral activities, drug trade, corruption. ये देखिए, फ्रंट एंड में कौन है? हम रिवोल्यूशनरीज हैं। बैक एंड में हम क्या कर रहे हैं? हम ड्रग का ट्रेड कर रहे हैं। और ड्रग लेता कौन है? इनके लोग नहीं लेते होंगे, तुम लोग भी तो लेते होगे, बताइए। ऐसे रिवोल्यूशन, ऐसे ऐसे रिवोल्यूशनरी हैं आजकल दुनिया में। गांजा सप्लाई रिवोल्यूशनरी, हशीश चरस रिवोल्यूशनरी, फ्रंट में नहीं। वी वांट अवर ओन आइडेंटिटी। In fact, the numbers of Metis insurgent groups have redefined a struggle against the societal vices on one of the objectives. Furthermore, in March 1999, the UNLF and PRIPAC and RPF, who has been fighting separately for the independent Manipur, decided to form a common front called as Manipur Liberation Front to remove the slow progress of liberation struggle because of lack of unity among the revolutionary parties. By the late 90s, Metis insurgent groups have stepped up their activities, easy access to the financial resources through extortion, siphoning of development fund, chori, enabled them to procure weapons and recruit large numbers of cadres. Safe havens was there in Myanmar and Bangladesh, allowed them to recoup, train, plan, launch fire offensive and hide in the neighboring countries when produced by the Indian security forces. The nexus between the insurgent group politician bureaucrats ensured that the insurgent group not only get lucrative contracts but also shielded them arrest judicial trial. As a result, violence level has gradually increased from 2000 peaked in 2009. For example, 2003 there was 243 incidents in which 365 rebels were either killed or arrested. In 2009 this figure rose to 655 incidents and 336 rebels were killed and 1532 were arrested. Since then, violence level has came down gradually but not stopped altogether. In 1919, Metis insurgency encountered of 60% of insurgency-related incident in the state. This is because unlike the insurgent group belonging to other ethnic group in the state such as Nagas, Kukis, who have suspended their activities, some have also engaged in the peace talks with the union and state government. Metis insurgent groups expect few splinter groups have not suspended their activities or come forward of the talk. This reason for Metis group's refusal to enter into the political dialogue with the union government is a fear to the union government to compromise territorial integrity of Manipur to placate the Nagas in ongoing Naga peace talks, given the Naga have already demanded the incorporation of Naga inhabitant land of Manipur to Greater Nagaland.
The Meitei resistance to the demand of Naga can be caused by the fact of the decision of the Union government to extend the ceasefire with NSCIN without territorial limits. 2001 was understood by the Meiteis as an implicit recognition of Naga demand by the government, thereby drawing sharp reaction for them. चलिए अभी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में. बट क्या सीखे, क्या समझे, क्या सीखे, मेन चीज ये देखिए, जब गवर्नमेंट एस्पिरेशंस फुलफिल करना भूल जाती है या फिर कर नहीं पाती ड्यू टू सर्टेन और क्रिटिकल सब्सटेंस किसी चीज की वजह से, तो वहां के लोगों को भटकाना बहुत आसान हो जाता है. और भटकाने के साथ साथ फ्रंटियर में आप कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, और आपने फ्रंटियर में अपने लाइक आपने बोला कि मेरे को मेरी अलग देश बनाना है, ये बनाना है, आपने फ्रंट में ये बोल के रखा है, और आपने वहां पे पॉलिटिकल और लाइक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करके वहां पे अपना एरिया एक्सटेंड कर दिया. अब बैकएंड में आप क्या काम कर रहे हैं, बैकएंड में आप मनी मेकिंग का काम कर रहे हैं, कैसे, हर इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं. तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब कोई नया नया देश निकलता है, इंडिया में इसमें बच गया, लेकिन बाकी सारे देश जब नए नए निकले, तो वहां पे लोकल पीपल ने क्या किया, अपनी ऑटोनॉमी स्टैब्लिश करने के लिए वहां पे सेकेंड पैरेलल गवर्नमेंट चालू की, जो कि ब्लैक मार्केट को अरोज करती है. जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के समय पे ब्लैक मार्केट नहीं थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो इंडिया में भी क्या हुआ कि स्मगलिंग एज अ बिजनेस चालू हुआ. पहले स्मगलिंग इतनी नहीं होती थी. तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको जाननी होती है. रेवोल्यूशन और ये सारी बातें फर्जी होती हैं. कोई आजकल आइडियोलॉजी नहीं फॉलो करता है कि हमारी ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और हम आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ रहे हैं. हर इंसान जो लड़ रहा है वो या तो अपनी सोसाइटी में सोसाइटल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए ही लड़ रहा है. आइडियोलॉजी के लिए लड़ते थे पहले के लोग, राम मनोहर लोहिया आइडियोलॉजी के लिए लड़ते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आइडियोलॉजी के लिए लड़ते थे कि वी हैव आइडियोलॉजी, वी विल फॉलो दैट, एंड इट इज बेटर कि इट इज बेटर फॉर ओवरऑल दिस वर्ल्ड और दिस कंट्री टू हैव दैट थिंग. आजकल कोई नहीं फॉलो करता. चलिए ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं, इसी का पार्ट करेंगे कंटिन्यू, द नागाज एंड कुकीज ओमीज इंसर्जेंसीज एज वेल.